गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली क्लास जो है ठीक से चल रही होगी। आज स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। इंटेलिजेंस में 2 नंबर का काम आज हम करने वाले हैं। मतलब 2 नंबर का, वो वाला 2 नंबर का नहीं जो भारत में कहा जाता है। ये 2 नंबर हैं आपके। एक है इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है और दूसरा है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इनको समझेंगे। 1 मिनट का समय आप मुझे दो, कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 2 नंबर आपके पक्के हैं इस क्लास से। आसान से टॉपिक हैं दोनों ही, मतलब दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक है इंटेलिजेंस। वैसे तो ये क्लास अलग अलग मैं जनरली कराती हूँ। इस बार पेपर जो है जल्दी है और काम की बातें करने वाले हैं। एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चन, यानी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संप्रत्यय। बुद्धि है क्या, आईक्यू टेस्ट किसने दिया, ये सारी बातें। दूसरा क्वेश्चन आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस से। ये 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही हैं हर साल। मल्टीपल इंटेलिजेंस से तो हमेशा ही आता है। हार्वर्ड गार्डनर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जिसको हम कह देते हैं, तो बुद्धि का संप्रत्यय और बहुबुद्धि सिद्धांत, ये 2 बातें हैं। रूल टू एग्जाम्पल नहीं होता इंडक्टिव, रूल टू एग्जाम्पल होता है डिडक्टिव, है ना एमडी। इंडक्टिव होता है हमेशा एग्जाम्पल टू रूल, डिडक्टिव होता है रूल टू एग्जाम्पल। ठीक, इस पे अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, नोट्स में भी दिया हुआ है, थोड़ा सा एक बार देख लो। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। मनीष कह रहे हैं आज लाइव मिल गए हो आप। कल को क्लास ऑफ है क्या? हाँ, कल ऑफ रखेंगे। उसका रीजन ये है कि कल एक मैराथन सेशन मैंने अरेंज किया है यूट्यूब के लिए भी। साल भर से जो है कोई मैराथन सेशन लिया नहीं था, तो आप भी चाहें तो वहां पे जुड़ सकते हैं, या अगर आप चाहेंगे तो बाद में उसको बैच में भी अपलोड करा देंगे। नहीं तो कल शाम को 9 बजे आप यूट्यूब पे जुड़िए। जैसा कि कल सैटरडे है तो यहाँ ऑफ रखेंगे। मंडे से आपकी क्लास एक एक करके ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो मैराथन सेशन ऐसा रहेगा कि सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी 30 नंबर की, है ना। हालांकि जिस पेस से आप सीख रहे हैं वो बेस्ट तरीका है कि एक एक चैप्टर को समझते जाएं, क्योंकि रिवीजन भी चाहिए दिमाग में टिकाने के लिए। लेकिन ओवरऑल रिवीजन अगर करना है तो उसमें कल रात को 9 बजे लेट्स लर्न पे, है ना। कोई कह रहा है कि कुछ तो किसी ने तो लिखा था, मैं कमेंट मिस कर दिया। चलो फटाफट से आज का कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे। ठीक है जी, नोट्स मिले हुए हैं आकांक्षा, सारे नोट्स दे दिए भाई, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। अब तो जीवन में कोई समस्या नहीं है। 30 में से 30 लेके आओगे, अच्छे से मेहनत तो करो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस अब मैंने कोलबा के नहीं कराए हैं ऑफ कोर्स। उसका रीजन है 1 नंबर का टॉपिक है, मैंने टॉपिक को अच्छे से समझाया है। तो वो अलग से जो प्लेलिस्ट डलवाई है सीडीबी प्रैक्टिस की, उससे आप पढ़ सकते हो। कैसे हो मैम? फीलिंग गुड। हाँ यार, बस काम बहुत ज्यादा है इस समय पे। पेपर सिर्फ आपका नहीं है, ऐसा लगता है कि एग्जाम मेरा भी है ना। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया नितेश। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से। अच्छा प्रिया,
चलो आते हैं, फटाफट देखते हैं। इंटेलिजेंस यानी अब इसके बाद हम सीधा इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे। आपके ज्यादा टॉपिक बचते नहीं है इसके बाद आपका बचता है, लो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, है ना। सिलेबस के बाहर हमें कुछ सोचना ही नहीं होता। सीटेट में सिलेबस भगवान के बराबर है, मतलब सब कुछ इसके पास है। अगर हम देखें, ये जो 15 नंबर शुरू के सब हम कर चुके हैं, इसमें सिर्फ एक तो असेसमेंट का आपका एक छोटा सा टॉपिक है। लैंग्वेज एंड थॉट आपका मैं प्याजे के बारे में करा चुकी हूं, बट फिर भी करा दूंगी, ठीक है ना। तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके अलावा ये 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन जो मेन है, तो मंडे से हम इसको शुरू कर देंगे। 2 दिन में खत्म हो जाएगा। कोशिश रहेगी बहुत शॉर्ट में कराया और बिल्कुल काम की चीजें की तो 1 क्लास में हो जाएगा। ये भी है 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो सिलेबस तो आप कभी भी खत्म कर लो, लेकिन तरीका ये है कि मैं अपना टाइम पूरा लेके चल रही हूँ। मैंने 15 तारीख तक बोला हुआ है आपको, कोशिश रहेगी 12 तक हो जाए, है ना। तो लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका जो मेजर एरिया है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें वो कवर ऑलरेडी हो चुकी हैं। चलिए आते हैं, फटाफट से कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखते हैं। हिंदी में भी नोट्स दिए हुए हैं भाई, बताया तो था। चलिए बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है अच्छे लग रहे हो भाई, सो के उठ के आई हूं बस, ये मान लो आप, क्योंकि आपकी क्लास के बाद भी कितनी सारी पीडीएफ्स आपको जो है टेलीग्राम पे भी मिली हैं, ठीक है जी। और कल मैराथन भी है। इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, बुद्धि एवं बहुबुद्धि। तो है क्या की कहानी, फटाफट से समझते हैं कि बुद्धि क्या होती है, यानी बुद्धि क्या है, ये समझते हैं कि बुद्धि क्या है। अगर हम बात करें बुद्धि की, बुद्धि एक एबिलिटी है ना, कई क्षमताओं का समूह है, सेट ऑफ एबिलिटीज है। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट यानी समायोजन करने की। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आप मूर्खों में ज्यादा समझदारी की बात करेंगे तो आप चैन से जी नहीं पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा एनवायरमेंट देख करके एडजस्ट करना होता है ना। एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की, वातावरण के साथ समन्वय बिठाने की, समायोजन करने की क्षमता। एडजस्टमेंट पता है ना, जो हम एडजस्टमेंट किसमें करते थे, एकोमोडेशन में पियाजे के, अडेप्ट करने की अगर मैं कहूं तो, अडेप्ट विद द एनवायरमेंट। एबिलिटी टू लर्न यानी सीखने की क्षमता, किसी चीज को आप सीख पा रहे हैं यानी बुद्धि है आप में। एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या है, जो चीजें, एक तो होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग जो आपके सामने है, दूसरा है 30 में से 30 थे भाई मेरे, अब कई बार जो मैंने ऐसी मजाक में दिया है। सौम्या कह रही है कितने मार्क्स थे सीटेट में, और वैसे तो उस टाइम पे यार उतना स्कोर थोड़ी चलता था, हमारे लिए लेट्स लर्न थोड़ी था, है ना। तो 121 या समथिंग ऐसे कुछ स्कोर था, हालांकि इसको मैथ्स में मैं तैयारी करके ही नहीं जाती थी। चलो खैर आते हैं। तो एन एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी यह पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है कि आप एडजस्ट कैसे करेंगे एनवायरमेंट के साथ। सीखने की क्षमता है कि आप सीखने की क्षमता रखते हैं या नहीं, जब आपको कुछ भी जरूरत पड़े नया सीखने की तो आप सीख पा रहे हैं, यानी आप बुद्धिमान हैं। अमूर्त तर्क या अमूर्त चिंतन को कैरी आउट करने की यानी करने की क्षमता है। अमूर्त चिंतन क्या है, सिर्फ जो सामने है उसके बारे में नहीं, इसलिए नहीं कि आज मजे मस्ती कर लेते हैं कल किसने देखा है, आप बैलेंस बनाते हैं कि यार आज भी मजे मस्ती कर लेते हैं, लेकिन जीवन मेरा इतना है, इसमें मैं सिर्फ 30 साल तक ही एग्जाम दे सकता हूं, और 30 साल तक भी मैं क्यों वेस्ट करूं, अगर मैंने 19 साल में 20 साल में अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कर ली है तो अब मैं फटाफट से ये वाला सीटेट निकाल लूं और जैसे ही वैकेंसी आए, जहां भी देश में वैकेंसी आए फटाफट से नौकरी ले लूं। यानी आप दूरगामी सोच रख पा रहे हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट चिंतन कर पा रहे हैं कि किस चीज का प्रभाव क्या होगा और आप कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे आप सिर्फ आज का जो सामने है वो नहीं देखेंगे, आगे का भी सोच के चलेंगे, है ना। मतलब जो सामने है सिर्फ वो नहीं, कॉन्क्रीट क्या है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता था प्याजे की, ये जो चीज सामने है जिसको टच फील किया जा सकता है। अमूर्त चिंतन है जो सामने नहीं है, उस पर भी आप विचार कर पाए। यानी सामने क्या हो सकता है कि आपकी जेब में कुछ रुपये पड़े हैं, ये हो गए कॉन्क्रीट हमारे लिए, लेकिन किसी के बैंक बैलेंस में कुछ अमाउंट पड़ा है, वो कुछ हद तक एब्स्ट्रैक्ट है, सामने नहीं है, वो उसको टच नहीं करोगे, फोन में देख लोगे तो वो कॉन्क्रीट की फॉर्म थोड़ी सी ले लेगा, ठीक है ना। तो हम अमूर्त चीजों पर चिंतन कर पाए, ये क्षमता, ठीक है ना। सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 थे शालिनी। अगर हम बात करें यहां पे, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी यह वो क्षमता है जिसमें आप एनवायरमेंट में एडजस्ट होने की क्षमता रखते हैं। भाई सर्दी है तो हम ये एक तरह का एडजस्टमेंट ही, तो हमें पता है सर्दी में सर्दी वाले कपड़े, सर्दी में सर्दी वाला खाना, ठीक है ना। नहीं शिवांगी बिल्कुल टफ नहीं है, कितने सारे लर्नर्स हमारे सेलेक्ट हुए केवीएस में। अगर हम बात करें मतलब इंटरव्यू की बात कर रहे हो, अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, नॉर्मल भी कर पा रहे हो, तो बात बन जाती है। इधर आ जाओ और बातें इधर उधर की नहीं करनी है, बहुत भटक रहे हैं हम आज,
देखिएगा, तो अगर हम बात करें एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी एनवायरमेंट के अनुसार समायोजन की, ढलने की क्षमता, एबिलिटी टू एडजस्ट, समायोजन की क्षमता, समायोजन की क्षमता, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की क्षमता, भाई आप सब सीख रहे हैं यानी क्षमता रखते हैं सीखने की, तो इंटेलिजेंट हो गए। और क्या है जी, और है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाने की, अमूर्त चिंतन, जो सामने है उसके बारे में तो हर कोई सोच लेगा, जो थोड़ा और आगे की बात है, अमूर्त चीजें जो विचार में है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाने की क्षमता, है ना। देखिए इंटेलिजेंस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, इंटेलिजेंस की सैकड़ों परिभाषाएं हैं। बात आपको इतनी सी समझनी है कि इंटेलिजेंस कोई एक क्षमता नहीं है, कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई सिंगल एबिलिटी नहीं है। पहले लोग ऐसा माना भी करते थे, बट आज के समय में जो परिभाषा है वो है आपकी, हाँ वो है आपकी, पता नहीं हम क्या बात कर रहे थे, तो ये आपका सेट ऑफ एबिलिटीज है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एबिलिटीज की क्षमताओं का एक समूह है बुद्धि, ये हम कह सकते हैं। चाइना में लोग मानेंगे जो बात करने में अच्छा है वो इंटेलिजेंट है, भाई जो अपने काम को करने में अच्छा है वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस की पता नहीं कितनी परिभाषाएं हैं, है ना, पता नहीं कितनी परिभाषाएं हैं इंटेलिजेंस की, लेकिन ये एक ओवरऑल जो परिभाषा चलती है काफी, उनमें से एक परिभाषा है इंटेलिजियर और इंटेलिजेंशिया, विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। यानी ये वर्ड इंटेलिजेंस आया कहां से, वर्ड इंटेलिजेंस आया इंटेलिजियर से, या हम कहें इंटेलिजेंशिया से, है ना। लैटिन वर्ड है इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड जिसका मतलब होता है समझना, है ना। तो इंटेलिजेंस का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, आपके अंदर समझने की क्षमता को हम इंटेलिजेंस कह रहे हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना, क्लियर बिल्कुल बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इंटेलिजियर का मतलब है टू अंडरस्टैंड, है ना। अगर हम बात करें आईक्यू, आपने शब्द बहुत सुना होगा, बुद्धि लब्धि जिसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं हम अंग्रेजी में। अब ये आईक्यू है क्या, आईक्यू एक तरह का पैमाना है। देखो इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है, आईक्यू उसके अंदर का एक टर्म है, उसको मापने का एक तरीका बना लिया, लेकिन सारे लोग आईक्यू को मानते नहीं है। तो आईक्यू और इंटेलिजेंस एक बात नहीं है, आईक्यू इंटेलिजेंस से संबंधित है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस है बुद्धि आप में सैकड़ों चीजें हैं, चाहे वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, चाहे वो एडजस्टमेंट की क्षमता हो, सीखने की क्षमता हो, और 70 चीजें हो सकती हैं जो बुद्धि में आती हैं, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिभाषाएं बुद्धि रखती है, ठीक है जी बात। तो अगर हम देखें यहां पे, तो इंटेलिजेंस को मापने के लिए क्या किया गया, कुछ टेस्ट लाए गए, एक इंटेलिजेंस के लिए एक स्कोर बनाया गया जिसको बुद्धि लब्धि कहा गया, आईक्यू जिसको हम कहते हैं। अब इस आईक्यू से पहले 2-3 चीजें हो चुकी थी जो मैं आपको फटाफट बता देती हूं, क्वेश्चन जिन पे पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, पिछले 1-2 साल से नहीं आ रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस कोशेंट से पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हुई थी, यानी बुद्धि परीक्षण लाए गए कि भाई बुद्धि किसमें कितनी है, इसको मापने के लिए क्या करो। फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को कहा कि पता लगाओ, ताकि एक तो इंटेलिजेंट लोगों का पता लगाया जा सके, दूसरा उनकी आर्मी वगैरह को नीड थी, तो इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर के आए गए, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण। क्या चीज लाई गई, बुद्धि परीक्षण, पीएनजी तो आपको डलवा दी जा रही है ना, बुद्धि परीक्षण यानी बुद्धि का परीक्षण किया जाने लगा। अब ये कैसे होते थे उस जमाने में, सबसे पहला टेस्ट, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट टेस्ट किसने बनाया था, फर्स्ट टेस्ट किसने बनाया था, बुद्धि का पहला परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। एल्फ्रेड बिने नाम के व्यक्ति थे, फ्रांस के एल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने कह देते हैं हिंदी में, इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। आईक्यू से क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली 2018 में ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो ये क्या है, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण 1904-5 की बात है, 1904-5 तक ये प्रिंट हो गया था आई थिंक, तो 1904 की बात मान लेते हैं, 1904-5 जो आपका मन करे आप लिख सकते हैं, एक साल से कोई खास अंतर होगा नहीं, ऑप्शन में या तो 4 होगा या तो 5 होगा, ठीक। एल्फ्रेड बिने ने एक बुद्धि परीक्षण बनाया कि इंटेलिजेंस को मापा जा सके। इनके सहयोगी और भी लोग थे, इनके सहयोगी थे, मैं लिख देती हूं यहां पे, एंड थियोडोर साइमन,
थियोडोर साइमन। थियोडोर साइमन कौन है भाई? इनके सहयोगी थे, है ना। कई लोग एक एक टेस्ट पे काम करते हैं, तो साइमन, बिने एंड साइमन कह देते हैं कई लोग, कि बिने और साइमन ने मिलकर के पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। साइमन, ठीक है जी। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये मापते कैसे थे? तब तो आईक्यू था नहीं, आईक्यू तो आया 1912 में जाकर के। आईक्यू का तरीका नहीं था कि स्कोर से आप आईक्यू स्कोर से पता कर लेंगे। तो उस समय पे एक कॉन्सेप्ट बिने लेकर के आए, 1908 में एक कॉन्सेप्ट आया था। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ करके बुद्धि का परीक्षण कर लेते थे। 1908 में एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए एल्फ्रेड बिने, जिसको कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज क्या है? मानसिक आयु। यानी एक तो है आपकी वास्तविक आयु, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कह देते हैं हम, जितने साल आपको धरती पर आए हुए हो गए। नहीं, 1902 नहीं है प्रियंका, है ना। हाँ, क्योंकि ये अपडेट होता रहा। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु है। मेंटल एज बोले तो मानसिक आयु। अगर हम मानसिक आयु की बात करें, यानी एक है आपकी वो आयु जब से आपने जन्म लिया है, आपकी उम्र हो सकती है 20 साल, 32 साल, वॉटेवर, जब से डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, वो है क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। दूसरी एज होती है मेंटल एज, मानसिक आयु। आपका दिमाग किस लेवल पे काम करता है। दोनों नहीं होगा भाई, दोनों नहीं होगा, ठीक है ना सुमन। आपसे पेपर में एग्जामिनर दुश्मनी के लिए नहीं ला रहा है, फिर आप दोनों को प्रूव कर पाएंगे। 1905 लगा दीजिएगा अगर ऐसा हो, ठीक है ना, कि दोनों ऑप्शन में, तो 1905 चूज कर लीजिएगा। मानसिक आयु की अगर मैं बात करूं, मेंटल एज यानी आपका दिमाग किस लेवल पे काम करता है। आपकी मेंटल एज हो सकता है आपकी वैसे आयु हो 20 साल और दिमाग आपका काम करता हो 25 साल की उम्र पे, आप अपनी एज से आगे हैं, ठीक है ना। हो सकता है एक व्यक्ति की उम्र है 20 साल बट उसका दिमाग काम करता हो 15 साल की एज में, मतलब उसका एज से कम बुद्धि एक तरह से हम यहां मान के चल रहे हैं। हाँ, 1905 लगा लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है। ईयर में मत अटको, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये शुरुआत हो गई 1904 से, मान लो पब्लिश हुआ जाकर के 1905 में, पहली कॉपी आई, फिर बाद में रिवीजन हुआ, ठीक है ना। तो एल्फ्रेड बिने की जो बात कर रहे हैं हम, तो 1908 में इन्होंने, बिने ने दी है ये मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है 1908 में, एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही, जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया है। इसमें याद रखने वाली बातें हैं कई सारी। एल्फ्रेड बिने ने ही पहला बुद्धि परीक्षण दिया 1905 में, और 1908 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए मेंटल एज, कि बच्चे की मेंटल एज जान करके कि उसकी मानसिक आयु कितनी है, उस आधार पे क्या करेंगे, उस आधार पे हम ये जान लेंगे कि वो कितना बुद्धिमान है। अगर अपनी एज से आगे है मानसिक आयु, तो हम समझ गए भाई ये व्यक्ति तो अपनी एज से ज्यादा बुद्धिमान है। अगर अपनी, ये कुछ क्वेश्चन से डिसाइड होता था मेंटल एज निकालना, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जाते थे, ठीक है जी। तो ये बात हुई 1908 की। पहला बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी थियोडोर साइमन। फिर अगर हम बात करते हैं यहां पे 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, मानसिक आयु का संप्रत्यय लेकर के आए, अगेन बिने ही लेकर के आए। अब 1912 में एक व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति 1912 में आए, और इनका नाम क्या था, इनका नाम बताओ क्या था? विलियम स्टर्न। ये अंग्रेज हैं सारे, है ना, वो फ्रांस से थे बिने, और ये हैं विलियम स्टर्न जो है, ये अमेरिकी हैं। तो स्टर्न जो है स्टैनफोर्ड में आई थिंक प्रोफेसर या कुछ ऐसे थे। तो विलियम स्टर्न की जब हम यहां बात कर रहे हैं, देख लेना यार हिंदी में जैसे भी हो, स्टर्न की अगर हम बात करें यहां पे, तो विलियम स्टर्न ने 1912 में, आपके काम के नहीं है, फ्रांसिस गाल्टन, सबसे पहले उन्होंने बुद्धि के बारे में बात की थी। फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, वो यूपी टेट में पूछा जाता है जनरली, बट फिर भी चलो आपको रिवीजन हो गया होगा। देखिए, तो आईक्यू की जब हम बात करें, तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट कि आईक्यू जैसी कोई चीज होती है कि हम बुद्धि का स्कोर निकाल सकते हैं, ये बात कौन लेकर के आए? विलियम स्टर्न लेके आए। लेकिन ये फॉर्मूला जब इवॉल्व हुआ, तो लुई टर्मन नाम के व्यक्ति हैं एक, है ना, लुई टर्मन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया। तो कॉन्सेप्ट दिया किसने? विलियम स्टर्न ने। ये जो फॉर्मूला है कंप्लीट, इसको अपडेट किया, पहले इसमें 100 का फॉर्मूला नहीं था, वो लगाया विलियम स्टर्न ने। स्टर्न तो हो गए, लुई टर्मन ने, है ना, टर्मन नाम के व्यक्ति हैं, ये थे स्टैनफोर्ड में। टर्मन ने फॉर्मूला बनाया, ऊपर लिखी मेंटल एज, मानसिक आयु कितनी है, आपका दिमाग किस लेवल पे काम करता है। मान लेते हैं मानसिक आयु है, हालांकि कम उम्र के बच्चों का टेस्ट होता है ऐसा, 15 साल, और आपकी क्रोनोलॉजिकल आयु है 10 साल। 100 से कर देंगे इसको गुणा, 100 से गुणा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामला हो जाएगा खराब। तो अब 1500 बटे 100, भाई 15 इंटू 100, 1500 हो गए, अपॉन में 10 ईयर्स। आईक्यू कितना आ गया? 150।
और 110 से ऊपर अगर आईक्यू है तो एवरेज से ऊपर चले जाएंगे आप, यानी बच्चा तो जीनियस हो गया, क्योंकि 10 साल की उम्र है, 15 साल पे दिमाग काम करता है ना। 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, बिल्कुल। 1912 में इन्होंने, अभी मैंने आगे लिखा भी हुआ है, विलियम स्टर्न ने 1912 में कॉन्सेप्ट दिया आईक्यू का, और ये फॉर्मूला प्रॉपर निकल करके आया टर्मन के द्वारा 1916 में। ठीक है बात, चलिए समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करें, इसमें मेंशन होना चाहिए था बट ठीक है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अगर हम बात करें यहां पे, अब आईक्यू की टेबल निकल करके आती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अलग अलग आईक्यू के लोग जो हैं, एक बार मैं साफ साफ लिख देती हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। वैसे नोट्स में दिया हुआ है, जिनके नोट्स एक बार में ओपन नहीं हो रहे, पुराने डिलीट करके फिर से डाउनलोड कर लो, हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पे हमें सिंपल बात है, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया? पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, 2-3 चीजें ही लिख लेना, इसको फिर तो क्या करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट या पीएनजी में डलवा दूंगी। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा? याद करो, एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने 1905 में पहला, फिर ये रिवाइज होता रहा था, है ना। एल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड, ये सब नोट्स में दिया हुआ है जो कंप्लीट नोट्स है ना। एल्फ्रेड बिने 1905 लिख देते हैं यहां पे, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1905, अगर हम बात करें यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू यानी इससे पहले तो आपका मेंटल एज आई, ये तो 1905 में आया। फिर मानसिक आयु, मेंटल एज यानी मानसिक आयु, मानसिक आयु यानी दिमाग आपका किस लेवल पे है ये जानना, कुछ क्वेश्चंस पूछ करके। अगर अपनी उम्र से, यानी आप 20 साल के हैं और आगे है दिमाग, इसका मतलब आप एवरेज से ऊपर हैं। अगर 20 साल के बराबर है तो आप औसत पे हैं, एवरेज है। और अगर आप 20 साल से पीछे हैं तो आप बिलो एवरेज हो जाएंगे। ठीक है ना, नोट्स सेक्शन में है भाई नोट्स। ठीक, सारे नोट्स दे चुके हूं। मानसिक आयु, मानसिक आयु की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने ही दिया, लेकिन कब दिया? 1908 में दिया, 1908 में दिया। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, फिर आता है थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू का संप्रत्यय, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि, ये किसने दिया? यही लिख लेते हैं, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय। तो ये दिया गया एक महाशय के द्वारा जिनका नाम है विलियम स्टर्न। विलियम, देख पा रहे हो ना यहां तक? तो स्टर्न, स्टर्न। ठीक है, कब आया ये कहानी हो रही है 1912 की बात। कब की बात हो रही है? 1912, यहां लिख देते हैं छोटा छोटा। ठीक, फिर उसके बाद ये चीज भी अपडेट होती है, फॉर्मूला आ जाता है आईक्यू का प्रॉपर, MA/CA × 100, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, आईक्यू का सूत्र, आईक्यू का सूत्र, सूत्र दिया गया लुई टर्मन के द्वारा। सिंपल लिख लो यहां पे, 1916 में टर्मन के द्वारा। टर्मन, वो स्टर्न है, ये टर्मन है ना। तो टर्मन की अगर हम बात करें, टर्मन है, हाँ टर्मन है, क्योंकि थर्स्टन, इनके भी कई सारे नाम है ना। टर्मन के द्वारा, ठीक है, 1916 में। इतनी बात क्लियर है? तो ये 4 नाम, मतलब 4 चीजें हैं जिसमें नाम 3 ही हैं, क्योंकि मेंटल एज और इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो एक ही व्यक्ति ने दिया है, एल्फ्रेड बिने ने, दोनों चीजें दी हैं। आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया विलियम स्टर्न ने, फॉर्मूला दिया है टर्मन ने। तो ये 4 चीजें जिसमें से 3 आपको याद रखनी है। क्लियर है ना? 1916 में लुई टर्मन, LOUIS। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो ये बेसिक बात है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इन आईक्यू टेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आईक्यू टेबल को समझेंगे, फिर इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि आईक्यू टेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना। कंसर्न्स ऑफ आईक्यू टेस्ट, ये कह सकते हैं हम, कंसर्न्स अबाउट आईक्यू टेस्ट, यानी इनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है आईक्यू टेस्ट को, कि बुद्धि परीक्षण जो है ये समस्या का कारण है कई बार,
है ना। चिंताएं क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, किसके संबंध में, आईक्यू के टेस्ट के संबंध में, परीक्षण के संबंध में। बात ठीक है या नहीं है, ठीक है, आईक्यू के संबंध में देखते हैं भाई। तो अगर हम चिंताओं की बात करें, सबसे पहले आईक्यू टेबल समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक ही पेपर में खत्म हो जाएगा ईशा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन पेपर एक दिन में करा लेते हैं, ऑनलाइन होता है पेपर तो महीने भर चलता है, नेम ही याद नहीं रहता, रिवीजन से रहेगा। साइमन उनका सहयोगी था, लेकिन मुख्य व्यक्ति जो है वो एल्फ्रेड बिने है ना। एल्फ्रेड बिने है जो मुख्य व्यक्ति है, वो आपको एल्फ्रेड बिने के साथ साइमन याद रह जाए तो बहुत खुशी की बात, ना रहे तो भी काम चल जाएगा। अब आईक्यू टेबल है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आईक्यू टेबल दी है, लेकिन ये एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बेसिकली टर्मन वाली आईक्यू टेबल है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो आपको ये तो पता है कि फॉर्मूला ऑफ आईक्यू क्या है। कई बार आपसे सीधा पूछ लेता है कि फॉर्मूला ऑफ आईक्यू बताओ, आईक्यू पूछ लेगा। तो आईक्यू बराबर मैका से मैं कई बार याद कराती हूं, मावा से भी याद कर सकते हो। मैका क्या है, MACA, मां को रखा ऊपर, CA नीचे है, मावा, हिंदी वाले मावा मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 से। ये 100 से गुणा जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएंगी चीजें, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा एक हफ्ते पहले और 15 दिन पहले आ जाएगा नॉर्मल वाला एडमिट कार्ड, कि आपको पता लग जाए कहां है सिटी, एग्जैक्ट आएगा एक हफ्ते पहले। आई थिंक एक हफ्ते पहले भी ये लोग, हाँ एक हफ्ते पहले दे देते हैं, 2-3 दिन पहले देते हैं फाइनल वाला। देखो आईक्यू MA अपॉन में CA इंटू 100। अब मान लो आपकी मानसिक आयु है कितनी, आपकी मानसिक आयु है, मैंने मान लिया 12 साल, आपका दिमाग चलता है 12 साल की उम्र पे। आपकी जो वास्तविक आयु है जब से आप पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ, वो है 10 साल, गुणा कर दी 100 से, है ना। आईक्यू निकालना है आपका, ठीक है जी। तो आपको पता है भाई 12 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1200, नहीं तो सीधा भी आप इस 0 से इस 0 को कट कर सकते थे, है ना। तो क्या आ गया, आईक्यू आ गया 120, यानी 110 या 100 से ऊपर, इसका मतलब एवरेज से आप ऊपर हैं, ये आ गया आईक्यू स्कोर। कई बार आपको आईक्यू स्कोर दे देगा, जैसे 120 आईक्यू स्कोर दिया होता, मेंटल एज आपको दी ही नहीं होती, कहा होता मानसिक आयु अपने आप निकालो, वास्तविक आयु दी होती। वास्तविक आयु क्या है यहां पे, वास्तविक आयु है आपकी कितने साल, कितने साल का बच्चा है, 10 साल का, है ना, गुणा कर दी 100 से। अब मानसिक आयु चाहिए हमें पता है ये यहां से एक 0 गई, अब ये 10 इधर आ गया, है ना, 10 आ जाएगा डिवीजन में यहां पे, तो 12 साल आ गई मानसिक आयु। तो इन तीनों में से कुछ भी दे देगा और कुछ भी एक नहीं देगा, आपको खुद से निकालना है। कोई कह रहा है मेरा निकालो ना, आपको पहले मेंटल एज पता करनी पड़ेगी, है ना। इसके लिए टेस्ट होते हैं, प्रॉपर आईक्यू टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, ठीक है ना। और आईक्यू एक चीज याद रखिएगा, आईक्यू इतनी आसानी से नहीं बदलता, है ना। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी प्रभावित करता है आईक्यू को। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है तो लॉन्ग रन में थोड़ा बहुत अंतर होता है, नहीं तो आईक्यू स्कोर लगभग फिक्स रहते हैं, स्टेबल रहते हैं लाइफ लॉन्ग, है ना। बुद्धि लब्धि को और इंटेलिजेंस ज्यादा प्रभावित होती है हेरिडिटी से, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस पूछ करके पता लगेगा मेंटल लेवल। तो आईक्यू गिफ्टेड चाइल्ड का क्या होता है, उसी पे आ रहे हैं हम अभी। तो अगर हम बात करें जो सबसे लोएस्ट आईक्यू स्कोर है वो है इडियट, जिसको हम कहते हैं मूर्ख, और ये है 0 to 24, है ना, कहना नहीं है किसी को, 0 to 24, 0 to 24 के बीच में अगर आईक्यू है किसी का तो वो इडियट है, वो अपना ध्यान भी नहीं रख पाएगा, है ना, उसको खाना भी कोई और ही खिलाएगा, वो बस सर्वाइव कर रहा है, पढ़ना तो भूल जाओ। फिर ऐसे आते हैं इम्बेसाइल, ये भी डिपेंडेंट ही होते हैं। मोरॉन्स का आईक्यू है 50 से 69, है ना, इनको थोड़ा बहुत हम लाइफ स्किल सिखा सकते हैं। बॉर्डर लाइन 7 से 69। अब आपको 3 ही याद रखने हैं जो आपके काम के हैं, एक है डल और बॉर्डर लाइन के, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे व्यक्ति, आप बेसिक एजुकेशन इसको दे पाएंगे थोड़ा सा ट्रेन करके 70 to 79 के बीच में। फिर आता है नॉर्मल और एवरेज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। औसत आईक्यू 90 से 109 या 90 से 110 कह देते हैं, 50% से अधिक पॉपुलेशन दुनिया में इसी के बीच में आती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं जीनियस या गिफ्टेड बच्चे की, तो उसका आईक्यू है 140 प्लस। कई बार आपको टेस्ट में 130 प्लस मिल जाएगा, मतलब अलग अलग बुक्स में 120 प्लस मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है वो कौन सी आईक्यू टेबल फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हम यहां पे बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे नियर जीनियस और जीनियस की, 140 एंड अबव। हाँ, नियर नंबर पूछ लो आप सीटेट में,
है। मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, लाखों लोग जो है इतना अच्छा स्कोर कर गए, सारी चीजें कर गए, मैं मदद कर पाती हूँ, है ना। एक पूरा रिवोल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया सीटेट को लेके, ऑनलाइन कोई जानता भी नहीं था कि सीटेट की तैयारी हो सकती है? मेरे नंबरों पे फोकस है बस, है? देखो एक बार, खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, है ना। बताया ना 121, और मैं अपना बहुत कम एज में थी ना, कोई मैंने कोचिंग वगैरह ली थी, है ना। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो नॉर्मल और एवरेज 90 से 109, जीनियस का आईक्यू गिफ्टेड बच्चे का 140 प्लस, आपको टेबल में 4 ऑप्शंस में जो सबसे ज्यादा आईक्यू दिख जाए, 120 प्लस है तो 120, अगर हाईएस्ट है तो 130 प्लस है तो 130। अगर हम बात करें 140 की, तो ये तो हमें पता ही है कि नॉर्मली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई लोग 120 प्लस को भी जीनियस मान लेते हैं। नहीं, बॉर्डर लाइन में नहीं आते आप सभी, अगर प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, इतनी पढ़ाई आपने अब तक की है, तो आप आते हैं नॉर्मल और एवरेज में। ज्यादातर लोग, सिर्फ 1% ही लोग हैं, 1 से 2% जो बिल्कुल इडियट हैं, जिनका आईक्यू इतना कम है, और 1 या 2% ही लोग हैं जो बिल्कुल जीनियस है, एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट टाइप के, वो जादू का जो भाई था कोई मिल गया में, उसके टाइप के, कि जो हेरिडेटरी जीनियस, हेरिडिटी से प्रभावित होती है आपकी जो आईक्यू स्कोर है आपका, ठीक। सॉरी। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो, इसको बेल कर्व कहते हैं। यार अभी तो मैं 26 साल की हूं सुरभि। अगर हम बात करें यहां पे, ये देखो, कोई कह रहा है आप आईपीएस बन जाओ, आ जाओ इधर पढ़ लेते। हाँ देखो, ये पेपर हो जाने के बाद भी, है ना, पढ़ लो। पेपर हो जाने के बाद भी क्लासेस, जब तक आपकी वैलिडिटी है बैच की, तब तक रिकॉर्डेड रहेंगी, आप दोबारा देख पाएंगे। तो अगर हम बात करें यहां पे, ये बेल कर्व कहा जाता है। अब आपकी किस्मत ही खराब हो एक तरह से, अगर किस्मत जैसी चीज होती है तो, जिसको हम कहते हैं घंटी जैसी शेप है ना, इसलिए बेल कर्व कह रहे हैं। ये एनपीसी कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी कह देते हैं, ठीक है। ये हम आगे के बैचेस में पढ़ेंगे, DT+B KVS वगैरह में। यहां पे सिंपली ये दिखाया गया है कि नीचे पुट किए हैं आईक्यू स्कोर्स, 55, 70, 85, 100, 115, 130, 145। अब 130 के पार जो लोग हैं, जिनको हम गिफ्टेड कह रहे हैं, वो लेस देन 2% हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो 70 से पीछे वाले भी 2% लोग हैं, यानी 96% तो बीच में ही कहीं है। इन 96 में से भी लगभग 60% पॉपुलेशन, ये 85 से 115 यानी 90 से 110 के बीच में है, एवरेज इंटेलिजेंस रखती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 68% पॉपुलेशन जो है एवरेज है, औसत है। मेहनत का फर्क है, दिमाग सब में लगभग बराबर ही है एवरेज लोगों में, ठीक। तो अगर हम ये देखें यहां पे, इतनी बात हम याद रख सकते हैं, इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 के नाम से भी, माइनस में स्टैंडर्ड डेविएशन -1, ये सब आप मत सीखिए, क्योंकि बेकार में आपका समय व्यर्थ होगा। अभी उतना महत्वपूर्ण है नहीं, सीख भी लिया तो याद रहेगा नहीं पेपर के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सिंपल है कि आपको देखना है कि जितना प्लस में है, अगर सिग्मा 1 पे है कोई, तो इसका मतलब ये तो सिग्मा 0 हो गया, क्योंकि 100 है, 100 को बेस मानते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो जितना ये ज्यादा है, इसका मतलब अगर 3 है तो गिफ्टेड है, 2 है तो थोड़ा सुपीरियर है, ठीक। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। इसको ओवरऑल वैसे ही समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। एक व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया रुशानरा। देखो, अगर हम बात करें उपासना, तो हम यहां पे बात करेंगे एक व्यक्ति की जिनका नाम था रेंजोली। मैंने सोचा था मल्टीपल इंटेलिजेंस भी आज करा दूंगी, बट चीजें हैं अभी समझने को आपके लिए। रेंजोली नाम के व्यक्ति थे, रेंजोली। इन्होंने गिफ्टेडनेस के कुछ पैरामीटर्स दिए। गिफ्टेड बच्चे वो हैं जो देश के लिए भी गिफ्टेड हैं, दुनिया के लिए भी गिफ्टेड हैं, अगर उन्हें सही दिशा मिले तो, बशर्ते उन्हें सही दिशा मिले। अगर हम बात करें, शोभा ये पूरा अपने आप में वर्ल्ड है? नौकरी नहीं है लेट्स लर्न, 6 घंटे में खत्म नहीं हो जाती है ना, बहुत काम होता है, और अब कुछ करने की आवश्यकता बची नहीं है, शौक से किया जा रहा है। देखिए, गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, इधर आ जाओ, सारी बातें इनको बीच में करनी है, पेपर है 2 दिन बाद, है? देखो, अगर हम बात करें यहां पे, रेंजोली ने गिफ्टेडनेस का क्या दिया है, इनकी 3 रिंग मॉडल है। रिंग समझते हो ना, अंगूठी शादियों के सीजन में, 3 रिंग मॉडल, 3 रिंग्स हैं, जैसे ओलंपिक्स में भी होते हैं ना रिंग्स। अब 3 रिंग कौन से हैं, ये कहते हैं ये 3 रिंग जिसमें कॉमन है वो गिफ्टेड हो गया। ये 3 चीजें कॉमन होनी चाहिए सिर्फ। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं, थोड़ा सुंदर बना देते हैं यार।
देखो एक बार, देखिए एक बार, अगर हम बात करें, नहीं यार मैं जॉब करती नहीं हूँ, मेरे साथ में लोग काम करते हैं जिनको भगवान की दुआ से जॉब दे दी जाती है, ठीक है ना। देखो एक बार, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, यानी इन सर्कल्स में कुछ कॉमन होना चाहिए। एक जगह है जहां तीनों सर्कल मैच कर रहे हैं, कॉमन है, वो जगह ये है, ठीक। यानी जिनमें ये तीन क्षमताएं होंगी, तीनों रिंग्स होंगे, वो गिफ्टेड कहलाएगा, वो व्यक्ति प्रतिभाशाली कहलाएगा। प्रतिभाशाली कैसे कहलाएगा? एक तो चीज है अबव एवरेज, यानी औसत से ऊपर, अबव एवरेज, एसीसी बोलती हूं मैं इसको, अबव एवरेज एबिलिटी, यानी क्षमता एवरेज से ज्यादा है ना, जल्दी से समझ लेते हैं, चीजें कर लेते हैं। अबव एवरेज या हाई इंटेलिजेंस, हाई एबिलिटी कह सकते हो आप इसको, अबव एवरेज ना लिख के बेहतर रहेगा कि आप हाई ही लिख लें, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। उच्च क्षमता, यानी फटाफट से समझ जाते हैं चीजें, फटाफट से कर लेते हैं, क्षमता ज्यादा है। दूसरा हाई कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी याद है, मूवी आई थी, यानी कुछ भी हो जाए करके ही छोड़ेंगे, तो कमिटमेंट इनकी, परजर्वेनेंस बहुत हाई होता है। हाई क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता इनके अंदर होती है, कुछ ओरिजिनल करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। ये हम थिंकिंग में पढ़ेंगे क्रिएटिविटी को और अच्छे से, ठीक है ना। तो हाई एबिलिटी यानी क्षमता उच्च है इनके अंदर कुछ किसी काम को करने की, साइकिल भी सीखनी है तो जल्दी से सीखेंगे। उच्च क्षमता, बेहतर चला कर पाते हैं किसी भी काम को, उच्च क्षमता। हाई क्रिएटिविटी होती है उच्च रचनात्मकता, कुछ नया करना हो तो ये जल्दी से इनके पास आइडियाज होते हैं। रचनात्मकता के कई पैमाने हैं, उस पर बात करेंगे। उच्च क्या कहेंगे, दृढ़बद्धता, निश्चयबद्धता, जो आप कहना कहें, दृढ़बद्धता यानी अपनी बात से हटते नहीं है, अगर बोल दिया करेंगे तो करेंगे, लगातार लगे रहते हैं जब तक करते नहीं है, तो एसीसी कहते हैं इसको हम। हाई एबिलिटी ए, हाई कमिटमेंट सी, हाई क्रिएटिविटी एसीसी। सीमेंट आता था ना पहले, एसीसी, ठीक है ना। अभी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जरूर नहीं है वो, अब हालांकि इसको हम एकेडमिक रूप में देखते हैं, गिफ्टेड भी 3 प्रकार के होते हैं, गिफ्टेड भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम क्रिएटिविटी पढ़ रहे होंगे, या अभी जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें बेसिकली जो एकेडमिक अचीवमेंट है कि पढ़ने में भी तेज होंगे, साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ अच्छा करेंगे अगर इनको सही माहौल मिल जाए तो, ठीक। तो अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो समझने के लिए कि हम इसको मान लें कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तीनों अगर हैं जो 3 के पार है यानी गिफ्टेड हो गया, ठीक, उस तरह से देख सकते हो। तो यहां पे आपको अगर गिफ्टेड पहचानना हो तो हाई मोटिवेशन यानी हाई कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाई इंटेलिजेंस यानी एबिलिटी ज्यादा है, नाम बदला जा सकता है। हाई क्रिएटिविटी, जो ये बीच वाला पार्ट है ये दर्शाता है कि तीनों चीज ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के पार है, यानी गिफ्टेड है ये व्यक्ति। क्या है, गिफ्टेड है, आफ्टर 3Q है ये, या 3Q बोल रही हूँ कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक। चलिए खैर, जिसको ये समझ में ना आ रहा हो इसको छोड़ दें, क्योंकि अभी समय की मांग इतनी ही है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और कर लें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट बाय और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय। आईक्यू का कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय किसने दिया, 2018 में पूछा जा चुका है, उसके बाद भी आई थिंक मुझे लग रहा है किसी पेपर में पूछ लिया होगा, क्योंकि इतने सारे सेट हुए हैं। अभी मैराथन लूंगी रवि, हिंदी की भी। तो 2018 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि की संकल्पना किसने दी है, बिने ने तो पहला टेस्ट दिया है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है, संकल्पना थोड़ी दी है, मेंटल एज दी है। स्टर्न इज द राइट आंसर। 1912 में विलियम स्टर्न ने बुद्धि की, आईक्यू, बुद्धि लब्धि की के संप्रत्यय को दिया। टर्मन ने 1916 में फॉर्मूला दिया है आईक्यू का, फॉर्मूला दिया है आईक्यू का, वो जो एम ए मावा वाला जो फॉर्मूला है, MA/CA × 100
ठीक, ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है ये भी एक नंबर में। गाल्टन तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि पे बात की थी, फादर ऑफ यूजेनिक्स है। इतनी बात क्लियर है। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, 2014 में पूछा था। बुद्धि का पहला परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? डेविड बैचलर। परीक्षण अब हमें पढ़ने नहीं होते, सिलेबस में भी नहीं है और अब पूछे भी नहीं जाते, पहले मैं पढ़ाया करती थी सीटेट लेवल पे भी। एडवर्ड स्पीयरमैन नहीं, इन्होंने 2 फैक्टर थियरी दी है। स्टर्नबर्ग, इन्होंने 3 फैक्टर थियरी दी है। एल्फ्रेड बिने इज द राइट आंसर, इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो डेवलप किया। उसके बाद तो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे हमने कोशिश की लेट्स लर्न को ला करके कि सीटेट में रिवोल्यूशन काइंड ऑफ लेकर के आए। अ चाइल्ड, फिर तो बहुत सारे चैनल बने। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन एन IQ टेस्ट। IQ टेस्ट में कितना स्कोर है बच्चे का? IQ का फॉर्मूला लिखो, MA/CA × 100। कितना है स्कोर? 75, 75 IQ स्कोर। बच्चा कितने साल का है? 16 साल का है। इसका मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो। पूछा क्या है? मेंटल एज क्या होगी। तो MA को MA लिख लो या X मान लो, जो आपका मन करे। ठीक, अब 25 से कट करो। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16। ठीक, इधर आ जाएगा। MA बराबर कितनी आ गई? 12 साल उम्र आ गई। सिंपल आसान है ना, 12 साल उम्र आ गई। IQ कितना दिया हुआ था यहाँ पे? 75, यानी 16 साल के बच्चे का दिमाग यदि 12 साल के लेवल पे चलेगा तो भैया वो 100 से तो नीचे है, तो एवरेज से नीचे है बच्चा। ठीक है ना, तो अपनी एज के बराबर है तो एवरेज कहलाएगा। यानी जितनी उम्र है, मान लीजिए 14 साल का है बच्चा, क्रोनोलॉजिकल एज है 14 साल और मेंटल एज भी 14 साल है, तो एवरेज है, औसत है, क्योंकि IQ 100 आ जाएगा, तो 90 से 110 के बीच में यही होता है। एक और क्वेश्चन है, साइमन ने क्या किया? बर्तन वर्तन साफ कर लेते थे बिने के साथ। मजाक कर रही हूँ यार, वो भी सहयोगी थे, वो भी रिसर्च करते थे साथ में, है ना। हाँ, यूट्यूब पे भी करेंगे आज, डोंट वरी। देखो एक बार, अगर हम बात करें समय की, अगर तंगी ना होती तो मैं आपको पूरी कहानियां सुनाती, है ना। समय की दिक्कत है थोड़ी, और आपका वेटेज भी उतनी नहीं है इस टॉपिक की, मतलब ओवरऑल इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस टेस्ट की एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल कहानियों में चले जाएं। ठीक है, सॉरी फुल नाम है आपका। मैराथन कल होगा, आज से कंप्लीट पेडागोजी है, जो 15 नंबर का जुगाड़ है वो सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। एक आइडेंटिकल ट्विन समझते हो, हमने इंटेलिजेंस में उसमें पढ़ा था, डेवलपमेंट में। एक होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस, दूसरे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रैटर्नल जो बिल्कुल एक जैसे दिखे, आइडेंटिकल जो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं दिखने में, या जेंडर अलग हो सकता है। ठीक है ना। आपके साथ का रिंग क्या हुआ है, समझ नहीं? अच्छा, जो मैं पहनती थी रखी हुई है यार दोनों, एक गिफ्टेड थी, दीदी ने दी थी। कोई कह रहा है आप एक्टिंग बढ़िया कर लेते। अरे जरूरी है यार, मजे मस्ती से नहीं रहेंगे कैसे चलेगा। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ socio-economically rich family and the other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ scores? यानी एक जुड़वा बच्चे हुए दो, सीता और गीता। क्यों भाई, जेंडर बायस क्यों रहे हम? थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल देंगे जिससे जेंडर बायसनेस खत्म हो। ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो 2 बच्चे हुए, बिल्कुल जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल एकदम सेम। इनकी तो हेरिडिटी में भी बहुत सिमिलैरिटी होती है ना। एक बच्चा है A और दूसरा बच्चा है B। मूवी की तरह A बच्चे को ले गया एक रिच परिवार, एक महलों का परिवार, मूवीज के अकॉर्डिंग दिखाएं तो। और अगर हम देखें पुअर, क्या लिख रही हूं, मेरा आज दिमाग है कहां। रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया इस बच्चे को, गोद ले लिया, और दूसरा बच्चा पुअर परिवार के पास रह गया। पुअर फैमिली है ना, गरीब परिवार है। ठीक, अब 1 साल बाद पूछ रहे हैं कि IQ किसका ज्यादा होगा। IQ करण अर्जुन, हाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो अब पूछा है कि 1 साल बाद, जस्ट आफ्टर 1 ईयर, क्या अंतर होगा इनके IQ स्कोर में। पहला ऑप्शन है द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर फैमिली। अमीर सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का जो है गरीब परिवार के लड़के से ज्यादा स्कोर करेगा। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क पड़ता है IQ पे, ये रिसर्च कहती है, रीसेंट रिसर्च, कि थोड़ा अंतर पड़ता है। अगर आपको संसाधन अच्छे मिले, स्कूलिंग अच्छी मिले, तो IQ भी थोड़ा सा बेटर होगा, बहुत ज्यादा नहीं अंतर आता, लेकिन होता है IQ पे प्रभाव। सोशियो इकोनॉमिक फैमिलीज के बच्चों में थोड़ा सा बेटर होने की संभावना हो जाती है संसाधनों की वजह से। तो ये कहानी गलत होगी कि इकोनॉमिकली रिच परिवार का बच्चे का IQ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका रीजन इकोनॉमिकली रिच होना नहीं है।
इसका रीजन है 1 साल में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है लगभग फ्लीन इफेक्ट है, 10 साल लगते हैं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है हर जनरेशन में 10 साल में आईक्यू के अंदर, एवरेज आईक्यू बढ़ जाता है। बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, ये बात एकदम सही है कि 1 साल में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। दोनों जो भाई हैं वो जो उनका हेरिडेटरी इंटेलिजेंस जो उनको मिला है बराबर ही स्कोर करेंगे दोनों। द बॉय विद पुअर फैमिली ज्यादा स्कोर करेगा, क्यों? सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द आईक्यू स्कोर, ज्यादातर किताबों में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति का आईक्यू पे प्रभाव नहीं पड़ता। पहले हमें भी ऐसे लगता था, बट जो रिसेंट रिसर्च शो करती है वो ये करती है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों का ही स्कोर इक्वल होगा। उसका रीजन है ये आपका, दोनों ही क्या है स्कोर करेंगे, इक्वली स्कोर करेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है? एक इफेक्ट है, आप चाहें तो 1 मिनट में पढ़ लें, याद रह जाए तो ठीक रहेगा। बहुत कभी पहले पूछा जाता था, फ्लीन इफेक्ट। एक व्यक्ति है फ्लीन, है ना, फ्लीन को ऐसे याद रख लेना यार, ये हिंदी में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। फ्लीन लिख देती हूँ, फ्लीन का प्रभाव, है ना, इनका एक सिद्धांत है फ्लीन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसने कहा कि एवरी डेकेड, हर 10 साल में, डेकेड बोलते हैं ना हम, एवरी डेकेड द एवरेज IQ ऑफ पीपल इंक्रीजेस। यानी हर 10 साल में जो एवरेज IQ है, जो औसत बुद्धि लब्धि है एक समाज में, वो बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना, नई जनरेशन हमेशा पुरानी जनरेशन से स्मार्ट होती है। जो काम आपके पिताजी 15 साल में करते थे, वो काम आपने हो सकता है आज की डेट में 10 साल में कर लिया, सीख लिया हो, है ना, तो ज्यादा स्मार्ट है। इसको फ्लीन इफेक्ट इसलिए कहते हैं, फ्लीन ने अपने नाम पे ये इफेक्ट बना दिया कि जो औसत बुद्धि लब्धि है वो हर 10 साल में इंक्रीज हो जाती है। हर नई जनरेशन जो है वो क्या लेकर के आती है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो हम कहते हैं नई जनरेशन तो कंप्यूटर है भाई। तो हर 10 साल में जो एवरेज IQ है वो बढ़ जाता है। एवरी डेकेड वी सी इंप्रूवमेंट इन द IQ स्कोर्स। एवरेज IQ स्कोर, हम कहते हैं आज के समय के लोग बड़े तेज हैं भाई, या दिल्ली के लोग बड़े तेज हैं, फलानी जगह के लोग बड़े तेज हैं, वो माहौल, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों बराबर स्कोर करेंगे, क्योंकि अगर अंतर आएगा भी तो 10 साल में जाके आएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, IQ के आधार पे बांटना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बच्चों को इससे क्या होगा, डिक्रीज होती है उनकी सेल्फ एस्टीम, वो खुद को कमजोर मानने लगेंगे। अगर कोई बच्चा जिसका बहुत अच्छा IQ है तो चलो एक बार को ठीक है, नहीं तो ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर उसको लगेगा भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो डिक्रीज होती है। IQ के स्कोर पे बांटना अच्छी बात नहीं है लोगों को। अब गार्डनर आ गए। इससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि कंसर्न या क्रिटिसिज्म क्या है इस IQ टेस्ट के, है ना, इस IQ कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक तो देखो, ये बच्चों को ना लेबल कर देता है ना, उन पे ठप्पा लगा देता है, तुम स्लो हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ये हो, जबकि हमें बच्चों को लेबल नहीं करना है, तो ये लेबल कर देता है कई बार, है ना। जैसे इस बार पूछा गया, कुछ बच्चों को ये स्टार बना देगा, कुछ को बिल्कुल गधा बना देगा दिखने में, जबकि गधा कोई नहीं है, बस उसका इंटरेस्ट ढूंढना है आपको, है ना। फिर इसके अलावा क्या है, सेग्रीगेट कर देता है ये कहीं ना कहीं। सेग्रीगेट मतलब अलगाव, कि जो जीनियस बच्चे हैं वो अलग हो गए, बाकी बच्चे अलग हो गए, है ना, सेग्रीगेशन ला देता है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं IQ के साथ। सेम IQ हो सकता है ना, क्योंकि इनकी सेम IQ तो पता नहीं कितने लोगों का है। IQ सेम होना कौन सी बड़ी बात है। आपका जीन्स पूरी तरह से सेम नहीं होते, लेकिन इनके आइडेंटिकल ट्विंस के तो जीन्स भी बहुत हद तक सेम होते हैं। इनकी 90% हेरिडिटी ही सेम होती है। और IQ तो हो सकता है मेरा और आपका सेम निकले, एवरेज IQ तो 68% पॉपुलेशन का है। तो ये लेबल कर देते हैं कई बार। दूसरा, इनके साथ बहुत बड़ी समस्या ये कल्चरल बायस होता है, कल्चर बायस। इन टेस्ट में कल्चर बायस पाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। कल्चर बायस क्या है भाई, सांस्कृतिक भेदभाव कह लीजिए या झुकाव, पक्षपात, सांस्कृतिक पक्षपात, सांस्कृतिक पक्षपात। क्या है ये सांस्कृतिक पक्षपात? किसी एक कल्चर की ओर झुके होना, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ कई बार हम देखते हैं कि कोई अगर अमेरिका में टेस्ट बना है तो वहां के लोग ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि वो उस कल्चर में रह रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं, वो आसानी से आंसर कर देंगे। तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कुछ टेस्ट होते हैं जो एकदम कल्चर फ्री टेस्ट होते हैं, है ना। कुछ टेस्ट होते हैं जो एकदम, अच्छा धन्यवाद भाई गिफ्टेड कहने के लिए मुझे,
बाकी हाँ, मुझे बाद में जब मैंने पहली बार में गिफ्टेडनेस के लक्षण पढ़ रही थी तो हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगे कि और हम सब किसी ना किसी सेंस में गिफ्टेड ही हैं यार, है ना, कि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है इनमें, जिज्ञासा, जो मेरे अंदर बचपन से बहुत ज्यादा थी, है ना। मैं गाँव में रहती थी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे मामा जी के पास, अपने फैमिली यहीं रहती थी दिल्ली में। क्यूरियोसिटी भयंकर थी, इतने सवाल पूछना, मैं आज तक भी बहुत सवाल पूछती हूँ, कोई अगर मुझे मिले मुझे बहुत मजा आता है जानने में चीजें, है ना। तो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी, या आप में से कई लोगों में होगी। हर बच्चा जिज्ञासु होता है, हम उसे मार देते हैं बचपन से, फिर बच्चे को नहीं, मतलब उसकी जिज्ञासा को खत्म करते जाते हैं। अच्छा तुम पेन क्यों चला रहे हो, तुम स्केच क्यों चला रहे हो, सवाल क्यों पूछ रहे हो इतने, है ना, चंदा मामा लाए थे तुम्हें, है ना, ये सब कर देते हैं। तो आप जिज्ञासा मारते हैं बच्चे की। तो जिज्ञासा, क्यूरियस होते हैं बहुत ज्यादा। अपनी एज से बड़े इनके दोस्त मिल जाएंगे आपको, कई बार अपनी एज से बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप, ये भी मेरे साथ था। इसके अलावा अभी तक है इवन। अगर हम बात करें किस चीज की, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जो याददाश्त है मेरी काफी अच्छी रही है। अब तो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हुई है थोड़ा समय के साथ, कुछ इश्यूज की वजह से, मतलब आफ्टर माई फादर्स डेथ तो बहुत ज्यादा प्रभाव मेमोरी पे पड़ा। स्ट्रेस जब होता है तो मेमोरी आपकी अफेक्ट होती है, हालांकि वो नॉर्मल हो जाएगी, अभी भी काफी अच्छी है, मतलब इतनी खराब नहीं है। तो मेमोरी अच्छी होती है ना। इनकी चीजों को जल्दी से सीख जाते हैं, ठीक, जल्दी से बोर भी हो जाएंगे यदि आप इनको सही माहौल नहीं देंगे। तो गिफ्टेड बच्चों को जरूरी होता है कि हम थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें करके बताएं। अब उस पे हम आपको देंगे, क्या कहते हैं उसको, इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगी, ठीक है ना। तो वो हम कई बार माहौल नहीं दे पाते बच्चों को। और गिफ्टेड का मतलब सिर्फ आईक्यू ज्यादा नहीं होना नहीं होता, आईक्यू को तो नकार ही दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले हार्वर्ड गार्डनर ने, है ना। चलिए खैर, ये सब बातें चलती रहेंगी। और इससे मैं आपको बताना चाह रही थी कुछ, हाँ, कि ये जो आईक्यू टेस्ट हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है, एक बड़ी समस्या है कि कल्चर बायस इनमें देखने को मिलता है। ये जिस संस्कृति में, जर्मनी में बनाए तो उस तरह के लोगों को ज्यादा फेवर करेगा, अमेरिका में बनाए तो व्हाइट लोगों को ज्यादा फेवर करेगा। तो कल्चर बायस की एक समस्या है, और बच्चे पर ठप्पा लगा देते हैं, जबकि हमें तुम फर्स्ट आते हो, तुम वीक हो, तुम ये हो, ये नहीं करना। क्यों भाई राधे, क्यों? देखो एक बार, अच्छा, मेरे क्वेश्चंस पूछने से कह रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं यार, ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जिसके साथ बातें खूब कर सको, है ना, क्योंकि बातें करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। देखो इधर आ जाओ, बहुत चिंता है आपको, इधर आ जाओ, फटाफट से एक चीज लिख लो, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रावंस प्रोग्रेसिव, मैं ये एक्स्ट्रा में बता रही हूँ चीजें, क्योंकि अगर मुश्किल क्वेश्चन बने तो आप सॉल्व तो कर पाए। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये एक टेस्ट है, आईक्यू के लिए होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट है बेसिकली, आईक्यू के लिए नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट है, बट ये कल्चर फ्री टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट है? कुछ ही टेस्ट होते हैं ऐसे जो कल्चर फ्री होते हैं, कि किसी भी कल्चर का व्यक्ति दे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बायस नहीं होते, है ना। तो आईक्यू टेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कल्चर बायस होता है इनमें, जिस कल्चर में बनाए गए हैं उस कल्चर के लोग ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, उसको कल्चर बायस कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस इनमें पाया जाता है। इस बार भी एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर है फ्री नोट्स में, अमन कैसी बात कर रहे हो यार, ठीक है जी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब क्या करेंगे हम? अब हम मजे करेंगे, मतलब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। 2020 की बात है हीरा, फरवरी की, 4 साल हो जाएंगे अब अगले महीने। तो अगर हम बात करें, जो लोग पुराने समय से जानते हैं उनको पता है, तो अगर हम बात करें तो ये कल्चर फ्री टेस्ट है, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। लड़ाई करवा दी आपने हिमांशी, कल क्या कराया मनोज मैंने वुमेन एम्पावरमेंट या वो वाली बातें, कौन सी बातें? कल हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे यार, बताओ मेरे को एक बार। हाँ, मॉरलिटी वाली बात कर रहे थे हम। तो वो डिस्कशन सुन के किसी ने अपने घर में लड़ाई तो नहीं कर ली भाई, है? कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हमारी मॉरलिटी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे पहुंच गई है। हाँ सुधीर, उनकी जॉब भी, वो टीचर ही थे, जॉब भी ऑफर हुई थी, क्योंकि मेरी मदर ऑलरेडी टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, सिस्टर भी, तो वो मुझे करनी नहीं थी, मतलब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि जो मैं कर रही थी वो ऑलरेडी मुझे बहुत पसंद था, है ना। तब तो उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि जिंदगी भर का पैसा आप कमा चुके हो और ये सब चीज़ें, है ना। बट आई वॉज हैप्पी, और बट आई वॉज अर्निंग गुड, मतलब पैसे के मामले में भी, बट मेरा वो पैशन था, ये चीज़ मैं पैशन के लिए कर रही हूँ इतनी कम एज से। 120 प्लस स्कोर आएगा तो आपसे मिल सकती हूँ, कोशिश रहती है यार, रैंडम रहता है, कई बार हम कम स्कोर वालों को भी बुला लेते हैं, है ना। चलिए, आज पढ़ने में मजा नहीं आया। एक रीजन ये होगा इसमें से, एक तो हमने बीच बीच में बातें आज थोड़ी ज्यादा की, दूसरा जो मुख्य रीजन है वो है ये चैप्टर ही ऐसा है थोड़ा, इसमें चीजें याद करने वाली ज्यादा है। जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ेंगे तो और बोरिंग लगेगा।
ठीक है ना? सुना था कोई कह रहा है, अच्छा जी। शादी वाली, क्या शादी वाली? घर में शादी है यार, 27 को एंगेजमेंट है मेरी सिस्टर की। मैंने कह दिया भाई कोई डांस वांस नहीं होगा, समय ही नहीं है। प्रैक्टिस करें तो किस समय करें, आप लोग करो। तो पेपर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, आप ये मान के चलो। तो आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना? अकेला महसूस हो तो याद करना कि आपके साथ टीचर्स हैं आपके जो मेहनत कर रहे हैं। मैं तो स्पेशली यार यूट्यूब पे भी, यहाँ पे भी, उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको पीडीएफ देना है, ये करना है, वो करना है, 70 प्लानिंग होती है ना? वो पूरी जिम्मेदारी और मज़ा आता है ये करने में, मेरी मजबूरी नहीं है ये, है ना? बीच में तबीयत खराब हुई थी, बड़ा अजीब लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है काम करने में। सीसीएस के बारे में बता दें प्याजे, कल मैराथन होगी ना? कल यहाँ पे क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी, बट मैराथन होगी। कोई कह रहा है बहुत मजा आया, चलिए बहुत बढ़िया। जॉब बाबू भैया जॉब, पता नहीं कब मिलेगा, मेहनत करिए सौमिक, मिल जाएगा, कई भी मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पार्टनरशिप में रहता है सोनू यहाँ पे, देखिएगा रिवीजन करना है, और कल मैराथन 9 बजे रात को यूट्यूब पे भी अटेंड कर लेना, लेट्स लर्न पे। तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ही नोज ऑल कैपिटल्स ऑफ इंडिया, 5 साल का है, बहुत बढ़िया अमृता। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, 15 से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। जिसमें अभी सैटरडे संडे ऑफ भी है, तब भी 15 से पहले हो जाएगा। हाँ मेरी सिस्टर भी पीजीटी है, मदर भी। चलें आज, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, है ना? टेक केयर, बाय। एग्जाम डेट है ना 20 को तो है पेपर, 21 जनवरी को, सॉरी 20 बोल रही हूँ। क्यों अलका? सही है, अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। हाँ आज के लिए इतना ही। तो ये बातें जरूरी हैं इनको, और ये मैं पीएनजी आपको दे दूंगी सारी, जो जो लिखा है मैंने बोर्ड पे, ठीक है जी? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिले हुए यार पीडीएफ आपको पूरी नोट्स की भी, और मैराथन में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पूरा आपका, चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक। कल जितने भी घंटे का हो, 4 का हो, 3 का हो, 5 का हो, मुझे नहीं पता कितने घंटे का होगा, बट रिवीजन सारा हो जाएगा। आप 30 में से 30 ले आएंगे एक ही क्लास से। हाँ 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 मोमिना, मैं ठीक फील कर रही हूँ भाई, थोड़ा सा थकान बस मान लो, बाकी ओके है चीज़ें, बहुत बढ़िया। आप लोग इतने, कुछ लोग तो एकदम नए आते हैं निकल के, और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, उनको ऐसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बातें हो गई, काम हो गया, अभी व्लॉग तो यार नहीं कर रही हूँ मैं, है ना? और ये सारी चीज़ें जो है चलती रहनी चाहिए। बाकी आप एक लर्नर बने रहें, जैसा हमने लिखवाया हुआ है यहाँ, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना? गलतियाँ करते रहें। चलिए ये गार्डनर पढ़ेंगे मंडे को, वैसे कल मैराथन अगर अटेंड कर लेंगे तो लगभग सब कुछ ही कंप्लीट हो जाएगा एक ही सेशन में, बट फिर भी मैं आपको अलग अलग कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए 4-5 चैप्टर है मुश्किल से, वो सब करा दूंगी। दिन भर वेट करते हैं आपकी क्लास का, शामलाल कह रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। पेपर 1 के सारे मॉक टेस्ट अपलोड हो गए, उनको पीडीएफ में प्रिंट करा लो, और उसमें हर एक मॉक टेस्ट में आपका ओएमआर शीट भी है। पेपर 2 के आज शाम तक हो जाएंगे, ठीक है जी? ओके ओके फैजल, चलिए भाई टेक केयर, बाय बाय, टड़ा, मिलते हैं मंडे। और कल, कल मिलेंगे उसमें मैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, मैराथन सेशन में यूट्यूब पे 9 बजे, और आज भी है सेशन तो इम्पोर्टेंट है।